नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, साइंस के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को निवेदन करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और जितनी महत्वपूर्ण अपडेट हो सकती है वो सब आपको मिला करेगी। तो जल्दी से सारे लोग, उम्मीद है आप लोग जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। साइंस के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। बेहतरीन वाली क्लास होने वाली है और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आज मैं यही चाहूंगा कि आज सभी लोग, जितने लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग कम से कम एक बार अपने अपने स्तर पर सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। फैक्स प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बेहतरीन वाली आज ये क्लास होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। बताइएगा फैक्स प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कब किया गया है? तो क्या आंसर करेंगे? अलेक्जेंडर वेल होंगे, मार्कोनी होंगे, एडिसन होंगे या फिर बेयर्ड हो जाएंगे? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो फैक्स प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्या आंसर कर देंगे? आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर वेल के द्वारा किया गया। कब? 1843 में किया गया। मार्कोनी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने किसका? तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। ठीक है, किसका? रेडियो का। एडिसन की बात करेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करेंगे तो इन्होंने किसका? तो इन्होंने बल्ब का। ठीक है, किसका? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। और अगर हम लोग जेल बेयर्ड की बात करेंगे तो इन्होंने किसका? तो इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। ठीक है, किसका? टेलीविजन का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। रिवॉल्वर के खोजकर्ता कौन है? बताइएगा क्या हो जाएगा। रिवॉल्वर के खोजकर्ता कौन है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। सैमुअल कोल्ट हो जाएंगे, फ्रैंक हिटले हो जाएंगे, जे पार्किंस हो जाएंगे या फिर डेवार हो जाएंगे। रिवॉल्वर की खोज किसने की? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या करोगे? चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो रिवॉल्वर के खोजकर्ता कौन है? तो आप आंसर करोगे सैमुअल कोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एडिसन ने किसका आविष्कार किया? थॉमस अल्वा एडिसन की हम लोग बात करें तो इन्होंने किसका आविष्कार किया? मोटर कार का किया, वास्प टरबाइन का किया, ग्रामोफोन का किया या फिर टेप रिकॉर्डर का किया? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था कि थॉमस अल्वा एडिसन जो है, इन्होंने किसका? इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, तो बल्ब के साथ तो इनका नाम जुड़ा ही जुड़ा है, साथ ही साथ एक और चीज के साथ इनका नाम जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर करोगे? मोटर कार, वास्प टरबाइन, टेप रिकॉर्डर या फिर ग्रामोफोन? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ग्रामोफोन। ठीक है, ग्रामोफोन के साथ भी इनका नाम जुड़ा है। हालांकि ग्रामोफोन की जो विधिवत जो खोज कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं ग्राहम बेल। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे अगर ग्रामोफोन की खोज को लेकर के पूछे तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ग्राहम बेल जो है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये ग्रामोफोन की खोज कर रहे हैं, लेकिन एडिसन का नाम भी ग्रामोफोन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है? पास्कल है, एडिसन है, गैलीलियो है या फिर बोन्सेन है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है? तो क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो पास्कल होंगे, एडिसन होंगे, गैलीलियो हो जाएंगे या फिर गैलीलियो ने, देखो किसका? तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। ठीक है, किसकी? गैलीलियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी? तो दूरबीन की इन्होंने खोज कर दी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या ए हो जाएंगे, पास्कल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो आप आंसर क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे, पास्कल हो जाएंगे। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो टेलीफोन की हम लोग बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना,
अभी यहाँ पर मैं कह रहा था ना ग्रामोफोन की बात करेंगे, ग्रामोफोन का क्या हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टेलीफोन जो उसका और सुधरा हुआ रूप है। तो अगर हम लोग बात करें इसका आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने, अलेक्जेंडर विलियम ने, एकरमैन ने या फिर ग्राहम बेल ने। तो क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे किसका, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ग्राहम बेल हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ग्राहम बेल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेंस की क्षमता होती है तो क्या होती है, तो फोकस दूरी के समानुपाती होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होती है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर करोगे, तो अगर हम लोग लेंस की क्षमता, अच्छा एक और प्रश्न पूछता है कि लेंस की जो क्षमता होती है किस में मापते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो आप कहोगे डायोप्टर में, ठीक है। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, आप कहोगे डायोप्टर में। लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के समानुपाती होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होती है। क्या आंसर कर दिएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाली आज साइंस की एक क्लास होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको इस बार भी 2025 में भी आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर देगा। तो वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य का, ठीक है, सूर्य हमको दिखाई पड़ने लगता है, तो उसका कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, विवर्तन है, आंतरिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन। आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूरी बिंदु क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में, या फिर अनंत पर। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, क्या होगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 64। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, अनंत पर, ठीक है। क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे क्या, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा, तो आप आंसर कर दोगे क्या, अनंत कर दोगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अनंत पर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लें, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया, तो क्या आंसर करोगे, एनरिको फर्मी ने, ऑटो हैन व स्ट्रॉसमैन ने, हेनरी बैकुरल ने, या फिर क्यूरी दंपति ने। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एनरिको फर्मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएगा क्या हो जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है, सीसा होता है, जस्ता होता है, यूरेनियम होता है, या फिर कैडमियम होता है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा होगा, सीसा होगा, यूरेनियम होगा, जस्ता होगा, कैडमियम हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी कैडमियम हो जाएगा। देखो आज के सेशन में जो प्रश्न करा रहा हूं ना, एकदम इनको रट डालो, ठीक है, रट डालो, प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए और बी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय आपसे क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है हाइड्रोजन बम, तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा, विखंडन होगा, दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बम क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, नाभिकीय संलयन पर। विखंडन पर तो परमाणु बम होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो विखंडन पर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा,
तो विखंडन पर तो परमाणु बम है, ठीक है, परमाणु बम आधारित है, ठीक है, विखंडन पर। संलयन पर हाइड्रोजन बम, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन है आज का, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कितने मेरे भाई बहन आज सेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, तो देखना है कितने लोग शेयर करते हैं, बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? साधारण जल का, द्रव अमोनिया का, भारी जल का, या फिर द्रव हाइड्रोजन का? क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग मंदक के रूप में बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, भारी जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने की है, क्यूरी दंपति ने की है, एनरिको फर्मी ने की है, या फिर ऑटो हॉर्न ने की है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? क्या आंसर कर देंगे? चलिए जल्दी बताइएगा, तो आंसर कर दोगे हेनरी बैकुरल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, हेनरी बैकुरल हो जाएंगे। एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडारण पाए जाते हैं, कौन सा है? तो बताएगा तो कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडारण पाए जाते हैं? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम? तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, जितना जल्दी आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करोगे उतनी ही जल्दी इसका दूसरा वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं है और साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, और जल्दी मैं, ठीक है, लगातार साइंस की अब क्लास कराने वाला हूं जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, लेकिन उसके लिए आपको सेशन को लाइक और शेयर करना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। जरा मुझे कमेंट करके बताओ भारत के किस राज्य में थोरियम पाया जाता है, ठीक है, हाँ जरा मुझे कमेंट करके बताओ भारत के किस राज्य में थोरियम के विशाल भंडारण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे थोरियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लेजर किरणों के आविष्कारक कौन है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो लेजर किरणों के आविष्कारक कौन है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा, थिमोनियर हो जाएगा, थिमोनियर एवं इलियास हो जाएगा, टोरी सेली हो जाएगा, या फिर थियोडोर मैमेन हो जाएगा। तो लेजर किरणों के आविष्कारक कौन है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, थियोडोर मैमेन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बेसिक सा प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइएगा तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में अगर हम लोग बात करें तो किसको जाना जाता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो अगर कंप्यूटर का पिता कहा जाए, कंप्यूटर का पिता कहा जाए तब तो आप आंसर करते हो किसको? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता कहा जाए, कंप्यूटर का जनक कहा जाए तो आप कहोगे चार्ल्स बेबेज को। आपसे आधुनिक कंप्यूटर का पूछा जा रहा है, आधुनिक कंप्यूटर का जब आपसे पिता पूछा जाएगा तब आप आंसर क्या कर दोगे? एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे? एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। ए नहीं होगा, ए जितने लोग कर रहे हैं गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो टेस्ला होगा, न्यूटन होगा, गाउस होगा, या फिर डाइन हो जाएगा? बताएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो टेस्ला कर दोगे, ठीक है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए? 1 2 3 4, बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या आंसर करोगे? आंसर हो जाएगा आपका 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम दिए, ठीक है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल की रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर कोई दिशा नहीं होती है, या फिर ए और बी दोनों होता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या फिर फोकस दूरी व वक्रता केंद्र के मध्य में? बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे मेरे भाई सभी लोग, जल्दी से बताएगा क्या हो जाएगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित होती है तो फिर उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्या आंसर कर देंगे? तो आप आंसर कर दोगे अनंत पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आंखों की वक्रता की
सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है बताइएगा। तो आंखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष होता है? आबिंदुकता होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आंखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? आबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या, ठीक है, क्या करेंगे, ए हो जाएगा, अबिंदुकता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अबिंदुकता हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, खतरे के संकेत किस प्राकृतिक परिघटना के कारण लाल रंग के बनाए जाते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन, बताइएगा। तो अगर आप देखोगे खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लाल रंग का जो प्रयोग किया जाता है तो उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन। क्या हो जाएगा? तो प्रकीर्णन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइएगा। तो यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 8 होगी, बताएंगे क्या हो जाएगा। 57वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे। 57वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 5 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? तो 5 होंगे। ठीक है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। प्रकाश की चाल का क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो चाल का क्रम क्या होगा? तो सबसे अधिक किस में होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। अगर हम लोग प्रकाश की चाल के क्रम की बात करेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। प्रकाश की चाल का क्रम आपको बताना है तो क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। सबसे अधिक कहां पर? निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर? तो ठोस में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। मृग मरीचिका के दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या होता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हीरे का चमकना भी क्या होता है? हीरे की जो चमक होती है वो भी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। ठीक है, वाहनों के पार्श्व या फिर पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, या फिर द्विउत्तल दर्पण होगा। तो वाहनों में अगर हम लोग बात करें तो पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या आपका बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन से? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, मोतियाबिंद के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है? बताइएगा। मोतियाबिंद के उपचार में जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोगों से निवेदन करूंगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास होने वाली है। मैक्सिमम भाई बहनों तक ये क्लास पहुंचे ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। सभी का पेपर है तो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके, तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई बहनों को जानकारी नहीं है तो शेयर कर देंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी, तो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। मोतियाबिंद की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोतियाबिंद के उपचार में कौन सा? तो आप क्या करोगे? इंट्राओकुलर लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इंट्राओकुलर लेंस का प्रयोग किया जाता है मोतियाबिंद के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्न में से किस तरंग का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएगा। तो चमगादड़ की अगर हम लोग बात करें तो चमगादड़ कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा। तो चमगादड़ कौन सी तरंगों का, ठीक है, प्रयोग करता है? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे पराश्रव्य तरंग। ठीक है, कौन सी? तो चमगादड़ कौन सी? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक,
श्रेणीबद्ध संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है, अलग अलग होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रेणी क्रम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान होता है, समान होता है, अलग अलग होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अभी देखो, अभी ये क्लास 5 बजे से हो रही है, हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। रात में 9 बजे एक और क्लास होगी, दूसरे वाले चैनल पर होगी। रात में 9 बजे एक और क्लास होगी, दूसरे वाले चैनल पर होगी, और उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, तो उसमें हम लोग बायो के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फिजिक्स वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। रात में 9 बजे दूसरे वाले चैनल पर एक और क्लास होगी, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग बायो वाली क्लास को करेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको क्या हो जाएगा, तो टेलीग्राम पर आपको दूसरे वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो दूसरे वाले चैनल से भी जुड़ जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आपको मैंने नंबर दिया है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको दूसरे वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनलों पर क्लास चलती है, ठीक है। तो शाम को 5 बजे, अभी 5 बज रहे हैं, तो हम लोग फिजिक्स वाली क्लास को कर रहे हैं। रात में 9 बजे एक और क्लास चलेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले चैनल पर, जिसमें हम लोग बायो के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो श्रेणी कम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इस प्रश्न के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, समान होता है, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, समान होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये सब ऐसे प्रश्न है ना जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन भी सारे के सारे यही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम रट डालिए, सेम टू सेम ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट का समय दे दिएगा तो, ठीक है। तो सेम टू सेम आपसे ये सब प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, तो एकदम रट डालिए ऐसे प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्न, ठीक है। क्या हो जाएगा, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वाट तथा हर्ट्ज पर होती है? चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बताइएगा। तो हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई होती है वो कितने वाट और हर्ट्ज पर होती है? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई होती है वो कितने वाट और हर्ट्ज पर होती है? बताइएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, 220 वाट तथा 50 हर्ट्ज पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर देंगे, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऊष्मीय प्रभाव, या फिर इनमें से कोई? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों को आज की ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। सेशन को आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, कैसी लगी, तो बताइएगा। आप अपने जो सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता रहता हूँ, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो, और जैसा आप लोग कमेंट्स करते हो ना, जैसा आप लोग कहते हो वैसा ही मैं करता हूँ, ठीक है। जैसा आप लोग चाहते हो वैसे ही, क्योंकि देखो आप ही लोगों के लिए क्लास हो रही है, तो जैसी ही आप लोग चाहोगे क्लास वैसी ही क्लास होगी, ठीक है। आप लोगों ने कहा साइंस के क्वेश्चंस कराइए, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा है और साइंस महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने साइंस की क्लास को शुरू कर दिया। तो जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 1 घंटे के अगर हम लोग समय में 10 ए धारा प्रवाह से स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 45वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, फटाफट से भी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, 3.6 × 10⁴, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर है। क्यूरी ताप हुआ है, बताएगा, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछा गया। क्यूरी ताप हुआ ताप है जिस पर कोई चुंबक क्या होता है, चुंबकीय गुण प्राप्त करता है। चुंबक अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय गुणों को प्राप्त करता है, चुंबकीय गुण खो देता है, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा क्यूरी ताप क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्यूरी ताप क्या होता है बताइएगा, क्या हो जाएगा, क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर क्या होगा, चुंबकीय गुण प्राप्त करता है, चुंबकीय अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय गुणों को प्राप्त करता है, चुंबकीय गुण खो देता है, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, चुंबकीय
चुंबकीय गुण खो देता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण खो देता है। कोई भी चुंबक क्या करता है, तो चुंबकीय गुण को खो देता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। गाउस टेस्ला किस भौतिक राशि के मात्रक हैं, बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है भौतिक राशि, उनके मात्रकों से एक ना एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में बनता है। तो विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र, बताएंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर कर दोगे, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स को मापने की इकाई का प्रयोग बताएगा। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ओम का, वेबर का, एम्पियर का या फिर वोल्ट का। चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, क्या आंसर कर दिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, वेबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो केल्विन है, ल्यूमेन है, हेनरी है, कैंडेला है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, केल्विन है, ल्यूमेन है, हेनरी है, कैंडेला है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे हेनरी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, हेनरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, तो पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन चक्की चलती है ना, तो पवन चक्की जब चलती है तो क्या होता है, उसके जो ब्लेड घूमते हैं तो गतिज ऊर्जा का क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर होता है। लास्ट ईयर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं कई बार करा भी चुका हूँ। क्या हो जाएगा, तो एक हॉर्स पावर में कितने बराबर होता है, क्या आंसर कर दोगे, तो 746 वाट की होता है। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो 4.2 जूल हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है। लास्ट ईयर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो मानव शरीर का अगर आप लोग देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये सब फिजिक्स के जितने क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ ना, सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होता है, बताइएगा क्या आ जाएगा। और देखो ये प्रश्न पूछा गया था और आपको क्या किया था, जो आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन कैसे दिया था, तो आपको दे दिया था और 18 पॉइंट क्या कर दिया था, आपको ऑप्शन कैसे दिया था। तो ऑप्शन अगर हम लोग बात करें तो ऐसे दे दिया था 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर 98 डिग्री 6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट। ठीक है, 97 डिग्री, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एकदम आपको नजदीकी वाला दिया था 98, ठीक है, 8 डिग्री, इस तरीके से एकदम नजदीकी का दिया था। ठीक है, तो 98 तो सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद वाले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 98 डिग्री तो सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है तो बताइएगा। तो अगर हम लोग मानव शरीर में तापमान की बात करेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया लास्ट ईयर। अगर हम लोग बात करेंगे, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर एक समान पाठ्यंक कितने डिग्री पर दिखाते हैं। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे ना, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर एक समान पाठ्यंक दर्शाते हैं, तो कितने
कितने डिग्री पर, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे -40 डिग्री पर। एकदम रट डालो मेरे भैया, एकदम रट डालो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 10 प्रश्न तो यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। आज वाली क्लासेस सेम टू सेम बिना ऑप्शन बदले 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है, बताएगा। तो सूर्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है, हाइड्रोजन के संलयन, नाभिकीय विखंडन, गैसों के दहन, हीलियम के संलयन, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सूर्य पर मैंने कई बार आप लोगों को बताया 2 गैसें होती है, कौन कौन सी, तो एक तो होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कौन सा, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन लगभग 80% होती है और शेष में अगर हम लोग बात करेंगे लगभग 20% जो होती है वो आपकी हीलियम होती है, और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, संलयन होता है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मात्रा किसकी ज्यादा है, तो मात्रा ज्यादा है हाइड्रोजन की, तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन का संलयन कहोगे, क्या कहोगे, हाइड्रोजन के संलयन कहोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलिए, क्या हो जाएगा। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलना है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 298 के हो जाएगा, ठीक है। कितना, तो 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। किसी उष्मागतिक प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे, तो इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, समतापीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो किसी उष्मागतिक प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे, तो इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, तो आंसर कर दोगे सम आयतनिक प्रक्रम कहेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, देख करके ही कह सकते हो। एक कंपन में लगा हुआ समय क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, बताइएगा। तो एक कंपन में, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बताइएगा एक कंपन में लगा हुआ समय क्या कहलाता है, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, आवर्तकाल, ठीक है। काल का मतलब ही क्या होता है, समय होता है, काल का मतलब ही क्या होता है, टाइम, है ना, क्या होता है, तो समय होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। श्रव्य ध्वनि की बात करेंगे, श्रव्य ध्वनि जो मानव के द्वारा सुनी जा सकती है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। क्या हो जाएगा, श्रव्य ध्वनि जो कि मानव सुन सकता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सोनार जो है इसका उपयोग किसके द्वारा होता है, भारतीय नौसेना के द्वारा होता है, भारतीय जल सेना के द्वारा होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिटी स्कैन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताएगा। सिटी स्कैन में अगर हम लोग बात करें तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण का, अल्ट्रासोनिक का, ठीक है, दृश्य किरण का, या फिर एक्सरे किरण का, बताएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्सरे का, ठीक है। तो सिटी स्कैन में अगर हम लोग बात करें तो किसका प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरण, अल्ट्रासोनिक, दृश्य, या फिर एक्स किरण, बताएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे एक्स किरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स किरण। और एक्सरे की, एक्स किरणों की खोज किसने की है, तो क्या हो जाएगा, तो रोएंटजन हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि एक्सरे की खोज किसने की है, तो क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे रोएंटजन करें। एक आवर्तकाल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या जाएगा, एक आवर्त काल में अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो एक आवर्त काल में आपसे क्या कर रहा है, एक आवर्त काल में आपसे पूछ रहा है कि तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रत्यास्थता कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक आवर्त काल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। एक आवर्त काल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। आवेग का सूत्र क्या होता है, बताइएगा। आवेग का सूत्र क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल, बल गुणे त्वरण, बल गुणे विस्थापन, द्रव्यमान गुणे वेग, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आवेग का सूत्र क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर करना है, क्या आंसर करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, तो बल गुणे समय अंतराल। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बल गुणे समय अंतराल हो जाएगा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कई सारे मेरे भाई बहन होंगे, आर्ट्स ग्रुप वाले होंगे, जिनको लगता होगा कि ये साइंस की क्लास सिर्फ साइंस वालों के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो क्या होता है, जो आर्ट्स ग्रुप वालों को भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक साइंस के क्वेश्चंस हैं जो आर्ट्स ग्रुप में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बिहार वाले अगर है तो बिहार वाले तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, चाहे साइंस ग्रुप वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो, ठीक है। तो बिहार वाले तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, क्या आंसर करोगे। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, क्या आंसर कर दोगे, तो 10⁵ ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। बल की गति का दूसरा नियम कौन सा है, बताएगा, क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूटन का आपने गति का नियम नहीं पढ़ा है तो गति का नियम पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है, तो गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम, अवोगाद्रो का नियम या फिर आर्किमिडीज का नियम। तो क्या हो जाएगा, बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गति का दूसरा नियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो गति का दूसरा नियम, ठीक है। अच्छा, न्यूटन को जो 3 नियम है ना, तो तीनों नियम के आपको नाम याद होने चाहिए और तीनों नियमों के उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों नियमों के आपको उदाहरण भी याद होने चाहिए। जैसे जड़त्व का नियम है तो जड़त्व के नियम का उदाहरण क्या होगा, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया है तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण क्या होगा, और संवेग संवेग के नियम का उदाहरण क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों नियमों के क्या होने चाहिए, उदाहरण याद होने चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, बताएगा, क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन है, चार्ल्स बेबेज है, आइजैक न्यूटन है या फिर चार्ल्स न्यूटन है, आइजैक न्यूटन है, जॉन एडम्स है या फिर चार्ल्स बेबेज है। क्या हो जाएगा, तो न्यूटन न्यूटन में कंफ्यूज हो गए भाई, जिसको पूरा नाम नहीं पता होगा तो वो गड़बड़ हो सकता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज किसने की, तो आंसर कर दोगे आइजैक न्यूटन, ठीक है। चार्ल्स न्यूटन नहीं होंगे, आइजैक न्यूटन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो उस वस्तु का भार कितना होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा, चलो जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो उसका भार कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, बताइएगा, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। एक कुली 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का कितना होगा, बताइएगा। 60 जूल होगा, 120 जूल होगा, 240 जूल होगा या फिर 180 जूल होगा। तो बताइएगा, बेसिक सा प्रश्न है, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 120 न्यूटन भार है और एक बक्से को कितना, तो 2 मीटर तक, तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप जाएगा आपका 240 जूल। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वृत्ताकार पथ पर किए गए कार्य का मान क्या होता है, 22वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे शून्य होता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान क्या होता है, तो आप आंसर कर दोगे शून्य होता है। एक अर्घ का मान क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएगा एक अर्घ का मान कितना होता है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10⁵7 जूल, 10⁵5 जूल, 4.2 जूल या फिर 10⁻⁻7 जूल। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 10⁻⁻7 जूल। कार्य करने की दर क्या होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य करने की दर क्या होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वेग होता है, बल होता है। क्या हो जाएगा, बताएगा। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है और समय कम है, तो बहुत ज्यादा समय लेकर के क्लास को नहीं करना है। मुख्य उद्देश्य यह है कि डायरेक्टली आपको बस क्वेश्चंस का पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस का आप अभ्यास करें, और ताकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो उनको तुरंत आप सॉल्व कर सके, क्रैक कर सके, ठीक है। तो बस उद्देश्य यह है, तो बहुत अधिक समय नहीं लेना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको दिखाना है। क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर क्या हो जाएगी, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, क्या हो जाएगा, ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे
शक्ति। आइंस्टीन ने ऊर्जा और द्रव्यमान के किस समीकरण के माध्यम से बताया? बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आइंस्टीन की अगर हम लोग बात करें तो इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया जा रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। यहाँ पर ऊर्जा और द्रव्यमान को किस समीकरण के माध्यम से बताया था? क्या आंसर कर दोगे? तो सभी बच्चों को पता होगा, सभी मेरे भाई बहनों को पता होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, E बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र क्या होता है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई बहन बताएंगे क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र क्या होता है? क्या आंसर कर दोगे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र क्या हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दिएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चलो जल्दी से बताएंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है, रेडियन होता है, एम्पियर होता है, मोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया। आंसर कर दोगे, कैंडला होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, पास्कल होता है, सेल्सियस होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या आंसर कर दोगे? केल्विन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा तीसरे प्रश्न का। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड -1। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? लास्ट ईयर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? पारसेक कर दोगे। बाकी खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब जो है दूरी मापने की इकाई है। यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ रहा है, पारसेक कर दोगे। क्यूरी किसकी इकाई है? प्रश्न पूछा जा चुका है, बताइएगा क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ताप की, उष्मा की, ऊर्जा की। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है? बताइएगा क्या हो जाएगा? मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है? एमकेएस है, एफपीएस है, सीजीएस है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, एफपीएस। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? क्या हो जाएगा? दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल, पास्कल अगर हम लोग बात करें, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, दाब हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य का भार कैसा होता है? देखो, दो चीजें पूछी जाती है, एक जब ऊपर जा रही है तब क्या होगा, मनुष्य का भार कैसा होगा, और दूसरा जब लिफ्ट नीचे आएगी तब भार कैसा होगा। तो ऊपर की जा रही है, तरफ जा रही है, तो लिफ्ट में जो मनुष्य का भार है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, ज्यादा लगेगा। और जब नीचे की तरफ आएगी लिफ्ट, तो उसमें मनुष्य का भार क्या होगा? कम लगेगा। आपसे क्या पूछ रहा है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगा? मनुष्य का भार बढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक, बंदूक से गोली निकलने के बाद क्या होता है? कंधे का, बंदूक से गोली निकलती है तो कंधा क्या होता है? कंधा, कंधे को पीछे की तरफ धक्का लगता है। गति के कौन से नियम का? तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर क्या करेंगे? जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? जरा जल्दी से बताइएगा, पहला है, दूसरा है, या तीसरा है? ठीक है, न्यूटन का कौन सा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? जल्दी से बताइएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या फिर लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम, या फिर बल आघूर्ण का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम कौन सा है? क्या आंसर कर दोगे? तो न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो संवेग है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं? सरल रेखीय गति करते हैं, दोलनी गति करते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वृत्ताकार गति करते हैं। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान कितना होता है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के मध्य अवस्था का वेग मान कितना होता है? क्या आंसर हो जाएगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, शून्य होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी 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 शून्य नहीं भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा,
अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, कितना अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोगों ने फिजिक्स के 77 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है, कितने, तो 77 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। और यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, बार बार पूछे गए और आगे भी पूछे, यानी कि प्रबल संभावना यहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इस वाली क्लासों को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। सेम टू सेम इस वाली क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। और मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ जो नोटिफिकेशन है या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और आप लोगों को बताया ना, रात में 9 बजे से दूसरे वाले चैनल पर, ठीक है, एक और साइंस की क्लास लेगी जहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से भी जुड़ जाएगा। तो अभी इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।